चलिए आज एक सफर पर चलते हैं, एक ऐसी जासूसी कहानी को सुलझाने जो हमें पदार्थ के सबसे गहरे राज तक ले जाएगी। हम पता लगाएंगे कि हमारे आसपास की हर चीज आखिर बनी किस चीज से है। सुनने में बड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन ये चौंकाने वाली बात सीधे सीधे परमाणु की बनावट से जुड़ी है। आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे एक एक करके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही सीधे साधे आइडिया से। सदियों पहले डाल्टन जैसे वैज्ञानिकों का मानना था कि परमाणु यानी एटम किसी भी चीज की सबसे छोटी इकाई है जिसे और तोड़ा नहीं जा सकता। डाल्टन का एटॉमिक सिद्धांत बड़ा सिंपल था, हर चीज परमाणुओं से बनी है और ये परमाणु ही आखिरी चीज हैं, इन्हें और छोटे टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता। पर जैसा कि विज्ञान में अक्सर होता है, इस कहानी में एक ट्विस्ट आने वाला था। अरे वही जो हम सब ने बचपन में किया है, कंघी को सूखे बालों में रगड़कर कागज के टुकड़ों के पास ले जाना और फिर देखना कि वो कैसे चिपकते हैं। असल में यही छोटा सा एक्सपेरिमेंट उन शुरुआती इशारों में से एक था कि परमाणु के अंदर भी कुछ है, कुछ छोटे चार्ज वाले कण। सवाल ये था कि ये चार्ज आखिर आता कहां से है। और बस यहीं से खोजों का एक सिलसिला शुरू हो गया। जे थॉम्सन ने इलेक्ट्रॉन को खोज निकाला, एक बहुत ही छोटा नेगेटिव चार्ज वाला कण। वहीं ई गोल्डस्टीन के काम से प्रोटॉन के बारे में पता चला, एक भारी पॉजिटिव चार्ज वाला कण। तो अब ये बात तो साफ हो गई थी, डाल्टन का वो अटूट परमाणु टूट चुका था। तो ठीक है, परमाणु के अंदर छोटे छोटे हिस्से तो हैं, पर वो जमे कैसे हैं? मतलब उनका अरेंजमेंट कैसा है? परमाणु की बनावट को समझने की पहली वैज्ञानिक कोशिश यहीं से शुरू हुई। और इस कोशिश के पीछे थे जे थॉम्सन। जी हाँ, वही जिन्होंने इलेक्ट्रॉन को खोजा था। साल 1904 में उन्होंने एक बड़ा ही दिलचस्प मॉडल दुनिया के सामने रखा। उनका आइडिया बड़ा मजेदार था। उन्होंने कहा, सोचो एक तरबूज है। तरबूज का जो पूरा लाल वाला हिस्सा है वो पॉजिटिव चार्ज का एक गोला है और उसके अंदर जो काले बीज धंसे हुए हैं वो है नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन। तो इस मॉडल की सबसे बड़ी बात यह थी कि इसने एक बहुत जरूरी सवाल का जवाब दे दिया था। परमाणु इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों होते हैं? क्योंकि थॉम्सन के हिसाब से सारा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को बैलेंस कर देता है। ये एक अच्छी शुरुआत थी, पर विज्ञान कभी एक जगह नहीं टिकता और बहुत जल्द इस मॉडल का एक बहुत बड़ा इम्तिहान होने वाला था। चलिए अब कहानी में असली ड्रामा शुरू होता है। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जो बनाया तो गया था थॉम्सन के मॉडल को सही साबित करने के लिए, पर उसने उस मॉडल को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया। अर्नेस्ट रदरफोर्ड का सेटअप देखने में बड़ा सीधा साधा था। उन्होंने पॉजिटिव चार्ज वाले अल्फा पार्टिकल्स की एक तेज बौछार की और उसे सोने की एक अविश्वसनीय रूप से पतली पन्नी पर दागा। ये पन्नी इतनी पतली थी कि बस 1000 परमाणु जितनी मोटी रही होगी। वो बस ये देखना चाहते थे कि ये कण पन्नी के आर पार कैसे जाते हैं। अब देखिए, थॉम्सन के तरबूज वाले मॉडल के हिसाब से तो ये अल्फा कण उस नरम पॉजिटिव चार्ज को चीरते हुए सीधे निकल जाने चाहिए थे। और हाँ, ज्यादातर कण तो सीधे निकल भी गए, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। कुछ कण थोड़ा सा रास्ते से भटक गए और कुछ तो ऐसे थे जो सीधा टकराकर वापस आ गए। और ये कोई छोटी बात नहीं थी। लगभग हर 12,000 में से एक कण सीधा 180 डिग्री पर पलटकर वापस आ रहा था। ये एक बहुत बड़ी पहेली थी। इसका मतलब परमाणु के अंदर कोई बहुत छोटी, बहुत ठोस और बहुत ताकतवर चीज थी जो उन कणों को वापस धकेल रही थी। रदरफोर्ड खुद इन नतीजों से इतने हैरान थे कि उनके शब्द आज भी याद किए जाते हैं। उन्होंने कहा, यह तो ऐसा था मानो एक 15 इंच का तोप का गोला एक टिश्यू पेपर से टकराकर वापस चलाने वाले को ही लग जाए। ये उस पल के आश्चर्य को पूरी तरह से बयान करता है। तो इस एक हैरान कर देने वाले नतीजे ने रदरफोर्ड को सोचने पर मजबूर कर दिया। थॉम्सन का तरबूज वाला मॉडल अब काम नहीं कर सकता था। अब परमाणु की एक पूरी तरह से नई तस्वीर बनानी पड़ी। इन नतीजों से रदरफोर्ड ने 3 बड़ी बातें निकाली। पहली, क्योंकि ज्यादातर कण सीधे निकल गए, इसका मतलब परमाणु का ज्यादातर हिस्सा खाली है। दूसरी, जो कण वापस उछले वो जरूर किसी बहुत छोटे और ठोस सेंटर से टकराए होंगे। इस पॉजिटिव चार्ज वाले सेंटर को उन्होंने नाम दिया नाभिक यानी न्यूक्लियस। और तीसरी बात, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर ठीक वैसे ही घूमते हैं जैसे ग्रह सूरज के चक्कर लगाते हैं। ये मॉडल कमाल का था, पर इसमें एक बहुत बड़ी गड़बड़ थी। फिजिक्स का एक बेसिक नियम है, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट, यानी
विपरीत आवेश एक दूसरे को खींचते हैं। तो फिर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते पॉजिटिव नाभिक में गिर क्यों नहीं जाते? देखिए, उस जमाने की फिजिक्स के हिसाब से कोई भी चार्ज पार्टिकल जब घूमता है तो वो धीरे धीरे अपनी एनर्जी खोता है। तो इलेक्ट्रॉन को भी अपनी एनर्जी खोकर गोल गोल घूमते हुए आखिर में नाभिक में समा जाना चाहिए। अगर ऐसा होता तो कोई भी परमाणु स्टेबल रह ही नहीं सकता था। रदरफोर्ड का मॉडल क्रांतिकारी तो था, पर अधूरा था। तो अब इस कोलैप्सिंग एटम की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक बिल्कुल नए आइडिया की जरूरत थी, और ये आइडिया लेकर आए नील्स बोर। बोहर ने एक बहुत ही साहसिक कदम उठाया। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन हर कहीं नहीं घूम सकते। उनके घूमने के लिए कुछ खास फिक्स्ड रास्ते या एनर्जी लेवल बने होते हैं, और जब तक इलेक्ट्रॉन अपने तय रास्ते पर घूम रहा है वो कोई एनर्जी नहीं खोएगा। ये एक तरह का क्वांटम ट्रैफिक रूल था जिसने परमाणु को तबाह होने से बचा लिया। और फिर 1932 में इस पहेली का आखिरी बड़ा टुकड़ा भी अपनी जगह पर आ गया। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की। नाभिक के अंदर मौजूद एक ऐसा कण जिस पर कोई चार्ज नहीं था और जिसका वजन लगभग प्रोटॉन के बराबर था। इसके साथ ही परमाणु के 3 मेन खिलाड़ी हमारे सामने थे, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो ठीक है, अब हमारे पास परमाणु की एक बेसिक तस्वीर तो है, पर इसका मतलब क्या है? यह हमारी दुनिया के लिए क्यों जरूरी है? असल में परमाणु की यही बनावट केमिस्ट्री के हर एक नियम की वजह है। सारा खेल असल में सबसे बाहरी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स का है। हर परमाणु चाहता है कि उसका बाहरी शेल पूरा हो जाए। हीलियम को देखिए, उसका शेल पहले से ही पूरा है, तो वो एकदम शांत है, किसी से रिएक्ट नहीं करता। लिथियम के पास एक फालतू इलेक्ट्रॉन है जिसे वो आसानी से दे सकता है, और फ्लोरीन के पास 7 हैं। उसे अपना शेल पूरा करने के लिए बस एक की जरूरत है। और बस यही आइडिया हमें संयोजकता या वैलेंसी तक ले आता है। ये किसी भी परमाणु की दूसरे परमाणुओं से जुड़ने की ताकत है। मतलब अपना बाहरी शेल पूरा करने के लिए एक परमाणु कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ले सकता है या साझा कर सकता है। यही वो ताकत है जिससे सारे केमिकल बॉन्ड बनते हैं और सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। तो आखिर में कहानी वापस उन्हीं 3 छोटे छोटे कणों पर आ जाती है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। सोचने में कितना कमाल लगता है ना, कि बस इन 3 कणों का खेल हमारे आसपास की हर चीज के नियम तय करता है। जिस हवा में हम सांस लेते हैं उससे लेकर आसमान के चमकते तारों तक हर चीज इन्हीं के नियमों पर चलती है। तो हमने डाल्टन के एक ठोस गोले से लेकर एक जटिल क्वांटम मॉडल तक का सफर तय कर लिया है, पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। परमाणु की वो 99.9999% खाली जगह आज भी न जाने कितने राज छिपाए बैठी हैं, और सवाल अब भी वही है, अगली बड़ी खोज क्या होगी? इस सफर में शामिल होने के लिए धन्यवाद।